ऐसा वैसा जीता नहीं, पूरा डोमिनेट करके जीता। बुमराह नहीं चाहते थे कि ट्रेविस हेड की सेंचुरी हो। हमारी टीम की यूनिटी, हमारी टीम का एकजुट होकर खेलना, हमारी टीम की बॉन्डिंग, एक नाउम्मीदी से घिरी हारी हुई टीम जो अपने घर पे इतनी बुरी तरह से व्हाइट वॉश होकर आ रही थी, एक टीम जिसका कैप्टन उसके साथ नहीं था, एक टीम जिसका मेन प्लेयर इंजर होके बाहर हो चुका था। वो टीम जब ऑस्ट्रेलियन शोर्स पर पहुंची तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ भी अच्छा कर पाएगी, लेकिन उस टीम ने ना सिर्फ अच्छा किया, ना सिर्फ अपने WTC फाइनल खेलने के चांसेस बढ़ाए, बल्कि उन सब क्रिटिक्स को, उन सब फैंस को, उन सब लोगों को जिन्होंने उस पर डिस्ट्रस्ट शो किया, जिन्होंने उस पर भरोसा नहीं किया, उन सब को चुप करा दिया। हमारी इंडियन टीम ने कुछ ऐसा ही करके दिखा दिया है ये पर्थ टेस्ट जीतकर। जय हिंद एंड वेलकम एवरीवन टू क्रिकेट फ्लेवर्स। आज का फ्लेवर है जीत का, टीम इंडिया के जीत के आगाज का, जो इस 5 मैच सीरीज में उन्होंने कर दिया है। आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल। मेरा नाम है रुचिका, आपका स्वदेशी चैनल है। इस चैनल को जरूर अपना सपोर्ट शो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें मैं बात करने वाली हूँ कुछ उन पॉइंट्स की जिसकी वजह से इंडिया ये मैच जीता भी और आगे भी आने वाले सीरीज में बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि हम क्या बात करने वाले हैं। बुमराह की कैप्टनसी की, उनके वो फर्स्ट स्पेल की जिसकी वजह से मैच हमारे कंट्रोल में आया था 150 रन पे आउट हो जाने के बाद भी, और उसके बाद केएल और जायसवाल की बैटिंग और रेजिलियंस की, और उसके बाद बात करेंगे विराट कोहली के शतक की, एनकेआर की धुएंधार बल्लेबाजी की, ऑस्ट्रेलियन विकेट्स के गिरने की, और उसके बाद बाजी इंडिया के जो हाथ में आ गई उसकी, और बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन साइड के बारे में भी कि वहां क्या कमी रह गई और वो ऑस्ट्रेलियन टीम जिसे हम जानते हैं वो क्यों नहीं दिखी, और सबसे बड़ा एक्स फैक्टर जो इंडियन टीम में है जिसकी वजह से ना सिर्फ ये जो मैच हम जीते हैं बल्कि आगे आने वाले मैचेस में भी इंडिया की जीत लगभग पक्की है। सो यस, जब इंडिया की ये टीम ऑस्ट्रेलिया में लैंड की थी तो किसी को इससे कुछ खास उम्मीदें नहीं थी। पर्थ टेस्ट तो वैसे भी ये कहा जा रहा था कि इंडिया हारने ही वाला है, आगे के मैचेस की कहानी उन्हें खुद लिखनी होगी। इस मैच को लेकर ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट हर कोई गिन रहा था। ऑस्ट्रेलिया वो टीम जो अभी अभी ओडीआई सीरीज हार कर आ रही थी पाकिस्तान से। हाँ, उन्होंने T20 सीरीज जरूर जीत लिया था, लेकिन उसमें उनके ये प्लेयर्स नहीं थे जो यहाँ BGT में खेलने आए थे, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया को अब काउंट आउट नहीं कर सकते। वो भी एक जख्मी शेर की तरह आने वाली थी, वो भी अपना पूरा दबदबा इस मैच में दिखाने वाली थी, और पर्थ वो ग्राउंड, वो ऑप्टस का ड्रॉप इन पिच, वो ऑप्टस का स्टेडियम जहां अभी तक कभी भी ऑस्ट्रेलिया कोई मैच हारा नहीं था। ऑस्ट्रेलिया का ये बहुत बड़ा प्लान था जिसके तहत उन्होंने पर्थ में इंडिया को पहला मैच खिलाने का सोचा। उसके बाद एडलाइड का पिंक बॉल टेस्ट, ब्रिस्बेन, मेलबर्न, सिडनी, ये सब एक प्लान के तहत था जिसमें ज्यादा मुश्किल पिचेस, ज्यादा मुश्किल मैचेस, ज्यादा मुश्किल कंडीशंस इंडिया को पहले ही दे दिए जाएं ताकि इंडिया पहले ही हार का स्वाद चखकर थोड़ा सा नाउम्मीद हो जाए, अंडर कॉन्फिडेंस हो जाए, और इसीलिए जब इजी पिचेस जैसे सिडनी की रोड पिच पर उन्हें खिलाया जाए तो तब तक सीरीज ऑलरेडी हाथ में हो ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन उन्हें तो एक बड़ा सरप्राइज दे दिया इंडियन टीम ने जब यही मैच, जो पर्थ टेस्ट जिसे किसी को उम्मीद नहीं थी कि इंडिया जीतेगा, एकदम जीत के दिखा दिया, और ऐसा वैसा जीता नहीं, पूरा डोमिनेट करके जीता। पहले दिन से ही ये मैच इंडिया की गिरफ्त में था और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पलड़े में जा ही नहीं पाया। कभी भी ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी होता हुआ दिखा ही नहीं। तो हाँ, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट या इस जीत के सिलसिले को शुरू करने वाला था वो बुमराह का स्पेल जो उन्होंने पहले दिन किया था। वो दिन लंच के बाद तक तो इंडिया की टीम की हालत खराब थी, इंडिया के फैंस के दिल की हालत खराब थी। हम नाउम्मीद हो चुके थे, हम कुछ वैसा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे जो हमने इससे पहले न्यूजीलैंड सीरीज में देखा था। इंडिया की टीम क्रम्बल हो चुकी थी, 150 पर ऑल आउट हो चुकी थी, और हमें लग रहा था कि जैसे न्यूजीलैंड ने एक पहाड़ जैसा टोटल हमारे सामने खड़ा कर देता था, जैसे चेस करते करते हम नाउम्मीदी से हार जाते थे, कुछ वैसा ही होने वाला है। लेकिन नहीं, उस 150 रन में भी एक
45 रन की लीड लगाकर दे दी आपको इंडिया के बॉलर्स ने, थैंक्स टू बुमराह ऑसम स्पेल जो उन्होंने शुरुआत में किया, जो पहले ही एक विकेट्स गिराने का सिलसिला जो शुरू किया, स्टार्टिंग फ्रॉम बुमराह एज अ पेसर एंड एज अ कैप्टन, और फिर कंट्रीब्यूट किया सिराज ने, हर्षित ने, जो इतनी बड़ी बड़ी विकेट्स निकाल दी। हर्षित की वो ट्रेविस हेड की विकेट किसे भूल सकती है। और फिर वो दिन खत्म हुआ था नाउमीदी या मायूसी से नहीं, बल्कि खुशी से और एक जीत की उम्मीद से जो हमें बुमराह ने जगा दी थी। और उसके बाद जब अगले दिन केएल राहुल और जायसवाल की वो पारी बहुत स्पेशल थी, जिसमें उन्होंने बहुत मेहनत की, एक परफेक्ट टेस्ट पारी उन्होंने खेली जो स्लो थी, जिसमें बॉलर्स को टायर करना ज्यादा जरूरी था, उन्हें हैंडल करना, उन्हें डिफेंड करना ज्यादा जरूरी था, लेकिन वो तो उन्होंने बिल्कुल बिना विकेट गवाए ही क्रॉस कर दिया। और इसीलिए उन्हें वो स्टैंडिंग ओवेशन और वो सल्यूट मिला था विराट कोहली से, क्योंकि वो इतना स्पेशल था। उनका वो उस दिन को काट देना, बिना विकेट गिराए एक लीड ले लेना अच्छी खासी, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्पेशल परफॉर्मेंस फ्रॉम द टू अमेजिंग प्लेयर्स। और यहां मैं कहूंगी कि केएल राहुल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि उन्होंने खींच के रखा था जायसवाल को, उन्होंने जायसवाल को संभाल के रखा था, उसे इनपुट्स देते रहे, क्योंकि जायसवाल का नेचुरल गेम प्ले है मारधाड़ का, जैज बॉल इसीलिए कहा जाता है उसे। और जहां उसे ऐसा लगने लगे रश ऑफ ब्लड के चलते, उसकी यंग इनएक्सपीरियंस एज की वजह से, कि वो निकल के मारे या कोई शॉट लगाए, तो वहां केएल राहुल उसे थोड़ा सा खींचकर, उसे संभल कर खेलने को कहते, ताकि उसे फिर वो मैच्योरिटी की याद आ जाए कि नीड ऑफ द आवर शॉट्स खेलना और उसकी वजह से आउट हो जाना नहीं है, बल्कि विकेट को बचाए रखना है। और उसी तरह से उसने खेला भी, बहुत मैच्योरिटी दिखाई अपनी एज के लिए। और फिर जब अगले दिन पर आए तो केएल राहुल अनफॉर्चुनेटली तो आउट हो गए, लेकिन उन्होंने भी शुरू का एक स्पेल तो निकाल दिया था, जिसकी वजह से जब कोहली आए तो बैटिंग के लिए थोड़ा आसान था उनके लिए भी। मैं नहीं कहूंगी कि बहुत आसान था, क्योंकि कोहली की परफॉर्मेंस को भी हम अंडरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कोहली तो कोहली है। 527 रन एक बहुत ऑड फिगर है, लेकिन सिर्फ कोहली की सेंचुरी की वेट थी। बुमराह वहां खड़े होकर बिल्कुल वेट कर रहे थे, एंड ही वाज जस्ट रेडी टू डिक्लेयर एज सून एज कोहली फिनिश्ड हिज सेंचुरी, जिसे वो भी बड़ा एक स्पेशल मोमेंट था जब कोहली को रियलाइज ही नहीं हुआ कि उनकी सेंचुरी हो गई है, क्योंकि उन्हें लगा नहीं कि वो चौका जो है वो बाउंड्री तक पहुंच गया, बॉल बाउंड्री क्रॉस कर गई या नहीं। जब एक बार कॉन्फर्मेशन मिला, जो बाकी सब फैंस वगैरह को, हम सबको मिल चुका था, क्योंकि हमने देख लिया था बॉल्स को बाउंड्री क्रॉस करते हुए, तब उन्होंने जाकर अपने बैट को रेस करके एक्नॉलेज किया था पूरे ग्राउंड को। लेकिन एक स्पेशल मोमेंट था उस महान खिलाड़ी का, सेंचुरी जो इतने टाइम के बाद हमें देखने को मिला। ही लव्स ऑस्ट्रेलियन सॉइल, वहां जाके उन्हें खेलना बहुत पसंद है, उनके रिकॉर्ड्स ये शो करते हैं। आफ्टर ऑल ही इज द हाईएस्ट सेंचुरी गेटर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया नाउ, आफ्टर हैविंग क्रॉस सचिन तेंदुलकर्स रिकॉर्ड 7 सेंचुरीज लगाने के बाद। टेस्ट सेंचुरीज की बात कर रही हूं मैं। सो यस, व्हाट एन अमेजिंग प्लेयर एंड हाउ ही लव्स ऑस्ट्रेलिया। और यही एक कारण और हो सकता है कि आगे आने वाले मैचेस में भी आपको ऐसे ही कुछ कमाल के इनिंग्स देखने को मिले विराट कोहली से। अब आगे आने वाला ग्राउंड एडिलेड तो उनका फेवरेट ग्राउंड है। बुमराह चाहते थे कि वो सेंचुरी जल्दी से आए, ताकि वो फटाफट कुछ टाइम के लिए ही सही उस फेडिंग लाइट में ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग दे सके और कुछ डैमेज तो कर सके इनिशियली ही। बुमराह के ओन वर्ड्स में जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2 विकेट्स निकल जाएं, लेकिन उन्होंने निकाली 3। उन्होंने और सिराज ने मिलकर निकाली 3, जो एक अच्छा इंपैक्ट ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी थी सेकेंड इनिंग्स के लिए, साइकोलॉजिकली भी ऑस्ट्रेलियन माइंड्स पर। फिर जब 3 विकेट्स डाउन ऑस्ट्रेलिया हो गया था, तो उस स्टेज से उभर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। ट्रेविस हेड ने जरूर तंग किया। ट्रेविस हेड इंडिया के लिए एक सरदर्द हमेशा साबित होते हैं, और वहां पे जो इतना लंबा खिंच गया था ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स को भी बुमराह की कैप्टनसी का कमाल था, क्योंकि वो चाहते थे कि बाकी सारे बॉलर्स को भी उतना ही अपॉर्चुनिटी मिले विकेट्स निकालने का, उन्हें इस ऑस्ट्रेलियन सॉइल की आदत हो, उन्हें पता चले, एक्सपीरियंस मिले इस पर, इसलिए उन्होंने अपने आप को नहीं लगाया। लेकिन जहां वो विकेट अटका ट्रेविस हेड का, तो वो प्रॉम्प्टली अपने आप को अटैक में लेकर आए और उनकी विकेट निकालकर वापस अटैक से बाहर। ये था बुमराह का कमाल, उनकी कैप्टनसी का कमाल। और मुझे उस टाइम पे कमेंटेटर्स की एक बहुत अमेजिंग बात याद है कि उन्होंने कहा था, ऑफ कोर्स उसको आउट करना ही था। बुमराह नहीं चाहते थे कि ट्रेविस हेड की सेंचुरी हो, और उन्होंने उसे नहीं बनाने दी। तो ये तो सब था इंडिया की परफॉर्मेंस, इंडिया का इंपैक्ट, इंडिया का जबरदस्त डोमिनेशन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, पर्थ जैसे ग्राउंड पर जहां पे वो पहले कभी हारे नहीं थे।
इस हार का जो सामना उन्हें कराना पड़ा, यहाँ पे इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन थी वो ये इस सिलसिले में कैरी फॉरवर्ड हुई और उस वजह से इंडिया इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सका। लेकिन कहीं ना कहीं ये सबकी नजर में आया कि ये ऑस्ट्रेलियन टीम को क्या हो गया। क्या ऐसे ऑस्ट्रेलियन टीम हमने पहले कभी देखी है? कंधे झुके हुए हार मानी हुई टीम ऑस्ट्रेलिया की तो कभी भी नहीं देखी है हमने किसी भी मैच में। ये वो टीम है जो लास्ट मिनट तक हार नहीं मानती। लेकिन इस टीम को अब क्या हो गया? एक तो है उनकी बैटिंग जो क्लिक नहीं कर पा रही। पिछले कुछ टाइम में उनके कुछ मेन प्लेयर्स रिटायर भी हुए हैं, जैसे मैथ्यू वेड रिटायर हुए थे, डेविड वार्नर रिटायर हुए थे, और अब जो ये नए आए प्लेयर्स हैं इनको एक्सपीरियंस कमी है, जैसे मैक्सवीनी नए हैं। और अगर आप स्टीव स्मिथ को देखेंगे तो वो जो वंस अपॉन अ टाइम फैब 4 होते थे, फैब 4 में उनका नाम आता था, वो भी अब अपनी वो फॉर्म में नहीं रहे जो वो एक समय पर होते थे। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग कभी हमें वो डर दिखा ही नहीं पाई जिसकी हम एक जमाने में उनसे एक्सपेक्टेशन रखते थे, जिसका हम ख्याल रखते थे। और फिर उनकी बॉलिंग, ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक एजिंग बॉलिंग अटैक है। मिचेल स्टार्क अपने प्राइम में नहीं रहे, पैट कमिंस भी कहीं ना कहीं डाउनहिल जाना शुरू हो चुके हैं, फॉर्म में नहीं है, और मिच मार्श और हेजलवुड वगैरह वो इंपैक्ट नहीं कर पा रहे जैसा वो पहले एक जमाने पे किया करते थे। ये दोनों बैटिंग और बॉलिंग के फैक्टर्स को अगर आप मद्देनजर रखें तो आप देखेंगे कि यहाँ इस पर्थ टेस्ट में भी इनका क्रम्बल होने का, इनका विकेट्स ना निकाल पाने का इंडिया के, अगर आप देखेंगे तो जब जायसवाल और राहुल बैटिंग कर रहे थे तो कोई चांस भी नहीं निकला था। कोई एलबीडब्ल्यू अपील या कोई कैच, ऐसा कुछ भी चांस नहीं निकला था। सिर्फ एक बार एक चांस निकला था जिसमें ख्वाजा जो थे वो थोड़ा पीछे थे, अगर थोड़ा और आगे होते तो शायद कैच कर लेते, द बॉल ड्रॉप शॉर्ट ऑफ हिम। लेकिन उसके अलावा एज सच कोई चांस नहीं निकला, क्योंकि ये बॉलर्स उतने इफेक्टिव हो ही नहीं पाए उस पिच पर, जो उस टाइम तक थोड़ी बैटिंग फ्रेंडली भी बन चुकी थी। इसलिए वो एक बार जो इंडिया को 150 पर आउट कर गए, वहां भी केएल राहुल की जो अनफेयर डिसमिसल था वो ना होता, या जिस तरह से उन्हें नीतीश रेड्डी और पंत ने तंग किया था, एक पार्टनरशिप लगाई थी और इस टोटल को 150 तक पहुंचाया था, वो और भी बेटर होता तो शायद ये टोटल और ऊपर जाता। ऑल इन ऑल ये उनकी परफॉर्मेंस जो है, उनकी जो टीम है वो उतनी जबरदस्त नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया की टीम कई सालों से, कई डेकेड से लगातार चेंजिंग पीरियड्स में भी, डिफरेंट प्लेयर्स के साथ भी जिस तरह की फॉर्मिडेबल टीम वो होती थी, आज वो नहीं है। और यही फैक्टर है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आने वाले मैचेस में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया की टीम के थोड़ा सा नीचे ही होगी। मैं बिल्कुल काउंट आउट नहीं करूंगी क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज ऑस्ट्रेलिया, वो कम बैक कर सकते हैं। दे आर नोन टू बी द टीम दैट दे आर। अगर जख्मी शेर की तरह से वो टीम आती है तो बहुत खूंखार हो जाती है, ये सब जानते हैं। लेकिन ये बात तो अब इंडिया के लिए भी सच है, क्योंकि वो जख्मी शेर बनकर ही आई थी इस सीरीज में और एकदम खूंखार शेर बन गई। और अब हम आते हैं उस एक्स फैक्टर पे जो इंडिया की टीम में है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन टीम में लैकिंग है। और ये मैं नहीं कह रही, ये तो उनके ही एक्स प्लेयर्स वगैरह, इनफैक्ट जॉश हेजलवुड का एक बयान आया था जिसके बाद ये स्पेकुलेशन शुरू हो चुकी है। जॉश हेजलवुड को जब पूछा गया कि आपकी टीम इस तरह से क्यों परफॉर्म कर रही है, आप इस मैच में इस तरह से कैसे हार गए, तो उन्होंने कहा था आस्क द बैटर्स। उनका कहने का मतलब था कि हम बॉलर्स ने तो अपना काम कर दिया था जब 150 पे हमने टीम को आउट कर दिया, लेकिन बैटर्स ने उसके बाद बुरी तरह से क्रम्बल होकर इस मैच को वन साइडेड अफेयर कर दिया इंडिया के पक्ष में। तो कहीं ना कहीं एक रिफ्ट नजर आई बैटिंग यूनिट और बॉलिंग यूनिट के बीच में, जिसके बारे में लोगों ने चर्चा भी की। और वहीं इंडिया का एक्स फैक्टर आ जाता है, हमारी टीम की यूनिटी, हमारी टीम का एकजुट होकर खेलना, हमारी टीम की बॉन्डिंग, हमारी टीम का प्यार एक दूसरे के लिए, जो इतना एविडेंट है ऑन ग्राउंड। जब यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक अमेजिंग इनिंग्स खेलकर आते हैं तो जिस तरह से उनका स्वागत सल्यूट कर कर कोहली करते हैं, या ऑन फील्ड ऑल्सो जब यशस्वी जायसवाल सेंचुरी लगाते हैं तो जिस तरह से कोहली उन्हें गले लगाते हैं, या जब विकेटें निकलती हैं तो जिस तरह का अग्रेशन और बॉन्डिंग आपस में दिखती है, वो सब देखकर दिल एकदम खुश हो जाता है, ग्लैड हो जाता है। बहुत ज्यादा सुकून और अच्छी फीलिंग आती है इंडियन फैंस को अपनी टीम को इतना खुश देखकर, अपनी टीम को इस तरह से खुलते मिलते देखकर, जेल होते देखकर। और ये वो एक्स फैक्टर है जो मुझे लगता है कि इंडिया की टीम में बहुत टाइम से प्रेजेंट है और आगे भी होने वाला है, और यही हमारी टीम को उन बुलंदियों तक पहुंचाएगा
जिसकी हमें उनसे उम्मीद है, यानी कि WTC का फाइनल इंडिया खेलेगा भी और जीतेगा भी। आगे आने वाले मैचेस में इंडिया को ध्यान रखना होगा कि इस मैच के नशे में जाकर कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो होने वाले हैं। बुमराह के खुद के बयान में उन्होंने कहा था कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। जब एडलेड टेस्ट को वो जाके खेलेंगे तो वहां एक नए तरीके से, नए सिरे से, जैसे पहले हार को भुलाकर आए वैसे इस जीत को भी भुलाकर स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करेंगे। सो देखते हैं कि ये कैसे अनफोल्ड होता है। इस वक्त तो हम इंडियन फैंस बहुत ज्यादा उम्मीद में हैं, बहुत ज्यादा जोश में हैं और बहुत खुशी में हैं, क्योंकि जानते हैं कि उनकी टीम फिर से वैसी बन गई है जो न्यूजीलैंड सीरीज से पहले की थी। वो फॉर्मिडेबल टीम, वो अनअसेलेबल टीम, वो अमेजिंग टीम जिसे हम सब बहुत पसंद करते हैं, जिसपे हम सब नाज करते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया। Let's keep praying for our heroes and they will bring the trophy home, not just BGT but also WTC. Thank you for watching everybody. मेरे चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करती हूँ। So thank you for watching. Have a great day everybody. Bye bye.